अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग देखेंगे आज प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या देखें? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। थ्योरी ऑफ एसी बेटा, यानी अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत में हम लोग एक तो जानते हैं बेसिकली कि हमारी जो वैद्युत धारा है बेटा, विद्युत धारा दो प्रकार की है। विद्युत धारा दो प्रकार की है। पहला है बेटा एसी, जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा है आपकी डीसी, जिसे कहेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, लिख लेंगे। एसी का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को ही शॉर्ट में एसी करते। क्या करते हैं? इसी को शॉर्ट में क्या करते हैं? एसी। तो विद्युत धारा हमारी दो प्रकार की है, एसी और डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब दिष्ट धारा अथवा डायरेक्ट करंट। ये हम लोगों को मालूम है कि जो आजकल जनन हो रहा है वो सर्वाधिक एसी का हो रहा है, और डीसी भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए, इसलिए डीसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। डीसी कहाँ कहाँ उपयोग है, तो डीसी का उपयोग जो है बहुत पूछता है। तो डीसी का उपयोग हम लोग एक तो बेटा बैटरी चार्जिंग में बहुत पूछता है। इसमें बैटरी चार्जिंग को बेटा आवेशन कहते हैं। लिखेगा बैटरी आवेशन में, चार्जिंग न कह के आवेशन कहेगा। तो आपका मोबाइल की बैटरी या घर के इन्वर्टर है, या वैसी जितनी भी बैटरियां हैं आपके कार में लगी है, कहीं भी लगी है, वो सब काहे से चार्ज होती हैं? डीसी। तो बैटरी चार्जिंग में बहुत पूछता है कि कौन सी धारा का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे डीसी। दूसरा बेटा आप लिखेंगे बैटरी चार्जिंग मेन हो गया बेटा, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लिख लेंगे, वैद्युत चुंबक लिख लेंगे। वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा लिख लेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बेटा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में
तो ये सब इसकी उपयोगिताएं हैं। जो हम लोग, आप मोबाइल चला रहे हैं बेटा, या आपकी रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, सब आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। और उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में आपका जो है कौन सी धारा प्रवाहित होती है? डीसी। तो इसलिए हम लोग डीसी को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। डीसी हमारे जीवन में अपना स्थान अब भी बनाए। ये बात अलग है कि डीसी का जनन हम लोगों ने कम कर दिया है। पहले क्या था, शुरू में जब वैद्युत ऊर्जा का आविष्कार हुआ तो हर जगह जो है डीसी का ही उत्पादन होता। हमें डीसी कौन कौन देगा बेटा? ये तो उपयोग हो गया। और डीसी हमें कौन कौन देता है? तो डीसी हमें देगा बेटा हमारा जो है डीसी जनरेटर देगा, डीसी जनित्र कहेंगे या डीसी जनरेटर कहेंगे। सेल देगा, जो आप टॉर्च में या रेडियो में सेल लगाते हैं, मोबाइल में जो सेल या बैटरी लगाते हैं बेटा, सेल है, बैटरी है, ये सब हमें क्या देता है? डीसी देता है। इसके बाद बेटा हम लोग जो है कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर या कन्वर्टर लिख लें, कन्वर्टर भी हमें डीसी देगा। इसके बाद जो है रेक्टिफायर, जिसे हम कहते हैं दृष्टकारी, क्या करता है? दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर यानी दृष्टकारी। ये क्या है? डायोड है। ये क्या है? डायोड हमें क्या देता है? हाँ, डायोड में आपका SCR है, SCR, डायोड या SCR बेटा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दृष्टकारी इसका नाम है, रेक्टिफायर तो SCR। अभी आपने लिखा कि SCR जो है 100 एम्पियर, 100 एम्पियर को डीसी में बदले तक, 100 एम्पियर तक, 100 एम्पियर तक एसी को किस में बदलेगा बेटा? डीसी में बदल सकता है। तो हमारे डीसी का जो जनन हम लोग करते हैं बेटा, वो डीसी जनरेटर से। वही जनरेटर मूल रूप से प्रत्यावर्ती जनरेटर ही है, अल्टरनेटिंग करंट वाला ही जनरेटर है। जब उसी जनरेटर में बेटा हम लोग कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक लगा देते हैं तो मूल रूप से आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है वो एसी उत्पन्न होता है। उसी एसी को फिर हम लोग जो है उसका कनेक्शन कम्यूटेटर से कर देते हैं, कम्यूटेटर उसे डीसी में बदल देता है और फिर कम्यूटेटर से धारा टर्मिनल पर आती है तो हमें डीसी मिलता है। तो हम कहते हैं कि ये डीसी जनरेटर। और एक तरह से शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग न करें तो हमारा जनरेटर मूल रूप से एसी ही देगा, क्योंकि एक चुंबक भी लगाएंगे बेटा तो उसमें 2 पोल हो जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। एक बेटा अगर क्लॉकवाइज माने हाफ पॉजिटिव धारा बहाता है तो दूसर का हाफ नेगेटिव बहाता है। तो एक बेटा आप कहेंगे क्लॉकवाइज अगर चलाता है, धारा को प्रवाह कराता है, तो दूसर का एंटी क्लॉकवाइज कराता है। इस प्रकार से होगा क्या बेटा कि एक जो है आप कहते हैं कि भाई अगर पोल की बात हो, वैसे कहीं भी धारा बहती है तो बेटा वो बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। तो अगर हाफ पॉजिटिव बेटा मान लीजिए साउथ पोल या नॉर्थ पोल बना रहा है तो हाफ नेगेटिव उसका विपरीत पोल बनाता है। तो इस तरह से जो धारा बेटा हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव बहे, या जो धारा समय के साथ साथ अपना मान व दिशा दोनों बदलती रहे, ऐसी ही धारा को प्रत्यावर्ती धारा अथवा अल्टरनेटिंग करंट। और जो है यानी एसी क्या है? एसी अल्टरनेटिंग करंट को आप कहेंगे कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ साथ अपना परिमाण व दिशा दोनों बदलता रहे या बदलती रहे,
तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और डीसी धारा यानी दिष्ट धारा किसे कहेंगे? जो समय के साथ साथ बेटा अपना मान व दिशा न बदले, एक दिशी रहे या समदिशीय रहे, तो उसे हम लोग जो है दिष्ट धारा या शार्ट में डीसी धारा या पूरा कहेंगे डायरेक्ट करंट का। तो डायरेक्ट करंट हमें इन चीज़ों से मिलेगा, डीसी मिलेगा बेटा। इसके अलावा अगर हम लोग कम्यूटेटर का प्रयोग उसी जनरेटर में न करें, निकाल दें, तो मूल रूप से एसी। अब आपका जो डीसी जनरेटर है उसके भी आर्मेचर में मूल रूप से एसी का ही जनन होता है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लगाए हैं आप चुंबक, और उसके बीच में आर्मेचर को आप नचा रहे हैं। तो अगर नॉर्थ पोल बेटा धारा क्लॉकवाइज बहाएगा तो साउथ पोल जो है धारा एंटी क्लॉकवाइज बहाएगा, क्योंकि दोनों दो विपरीत पोल हैं, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में धारा का भी प्रवाह कराएंगे। तो ऐसे ही धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा डीसी जनरेटर है उसके आर्मेचर में भी मूल रूप से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, और उस प्रत्यावर्ती धारा को ले जाते हैं बगल में उसी धुरे पर कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर में वो हमें जो है क्या करता है, एसी को डीसी में बदल कर और टर्मिनल पर प्रवाहित कराता है। तो वही जनरेटर हमारा बन जाता है दिष्ट धारा जनित्र अथवा डीसी जनरेटर। तो सारा कमाल जो है आपके कम्यूटेटर का। न कम्यूटेटर है तो बेसिकली वो जनरेटर आपका एसी ही उत्पादित करता है। इसीलिए डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में भी चूंकि अंदर जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है, अतः उसमें भी सब हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा और जो है आप कहते हैं भंवर धारा हानि कितनी होगी, ये धारा के मान के बदलने के कारण ही, क्योंकि एसी अपना मान निरंतर जो है समय के साथ साथ मान व दिशा दोनों बदलती रहती। तो हम लोग बेटा अब डीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया, और ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। इनमें से तो अक्सर पूछता है कि भाई बैटरी चार्जिंग में कौन सी धारा का प्रयोग होता है, या वैद्युत चुंबक बनाने में कौन सी धारा, या इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कौन सी धारा का यूज होता है। तो आप कहेंगे सब में डीसी का और इनसे। इसके अलावा अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एसी का। तो एसी आप जान रहे हैं कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसका जनन जो है बेटा हम लोग जब जनरेटर से करेंगे तो अभी सारी बातें हुई, और ये आपका मान लीजिए कि जनरेटर की बॉडी है, और यहाँ पर हम लोग चुंबक लगाए, इधर चुंबक लगाए, और बीच में धुरे पर आपका ये आर्मेचर हो गया। अब जब इस चालक को, यही आर्मेचर को जब चुंबक लगा के बेटा, और ये मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चालक को किसी डीजल इंजन से, टरबाइन से, या किसी भी प्राथमिक चालक से नचाएंगे, तो ये चालक जो है चुंबक से निकलने वाले इन चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है, जिससे उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल से फिर जो है हमें धारा मिलने लगेगी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल मीन्स वोल्टेज बनने लगेगा, और उस वोल्टेज से इस तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉनों या आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इस तरह से धारा मिलने लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धारा नहीं बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हर जनरेटर जो है इसमें जो है विद्युत वाहक बल यानी जिसे कहते हैं ईएमएफ। तो प्रत्येक जनरेटर केवल ईएमएफ जो 60 में हो जाएगा वोल्टेज, यही अब जो है यहाँ रहेगा, तो ये ईएमएफ है, और यहाँ से निकलकर यहाँ टर्मिनल पर आ जाएगा, यहाँ टर्मिनल पर, तो यहाँ यही ई बन जाएगा भी, यानी वोल्टेज।
तो प्रत्येक जनरेटर जो है हमें वोल्टेज प्रदान करता है, हमें विद्युत वाहक बल अथवा ईएमएफ प्रदान करता है और धारा अपने आप बहने लगती है। क्योंकि जैसे धारा बहानी है बेटा, पानी को ऊपर उठाना है तो आपको जो है अतिरिक्त ऊर्जा देनी है, टुल्लू लगाएंगे तब पानी ऊपर जाएगा। उष्मा का भी नेचर है, जिधर का टेम्परेचर आप ज़्यादा गर्म कर देंगे उष्मा इस सिरे से ठंडे सिरे की ओर अपने आप भागने लगती है, तो हमारा जो है जो भी चलाने वाला पार्ट है वो उसका हैंडल गर्म हो जाता है। तो देखे होंगे खाना पकाते समय कलछुल वगैरह को आप चलाते हैं, अगर कलछुल में हैंडल नहीं लगा ज़्यादा देर तक उसी में रख दें दाल में चावल में तो ये भी सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर अपने आप बहने लगती है। बस आपको ताप को बहाना है, उष्मा को बहाना है, तो एक सिरे को ठंडा और दूसरे सिरे को गर्म करना है, यानी एक का उष्मीय विभव ऊंचा करना है और एक सिरे का उष्मीय विभव निम्न करना है। तो अपने आप उष्मा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगती है। लेकिन धारा उल्टे है, धारा जो है निम्न विभव से माने बहेगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा भी बहेगी। लेकिन धारा कैसे बहती है तो हम लोग कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव को ऋण विभव कहते हैं, उच्च विभव को धन विभव कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर चलेगा और धारा का बहना धन ध्रुव अथवा उच्च विभव से ऋण अथवा निम्न विभव। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर, किधर से किधर की ओर चलते हैं तो यही वोल्टेज बनाएगा बेटा, और या विद्युत वाहक बल बनाएगा। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इस तार के ही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इन तारों में दौड़ने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज प्रत्येक जनरेटर बनाते हैं। सेल पर भी आपके 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, कहीं आई एम्पियर नहीं लिखा रहता है कि इससे 2 एम्पियर की धारा बहेगी कि आधा एम्पियर की धारा बहेगी। आप जैसा लोड डालेंगे वैसी धारा बहेगी, ज़्यादा लोड डालेंगे वो ज़्यादा धारा खींचेगा, कम लोड डालेंगे कम धारा खींचेगा, नहीं लोड डालेंगे तो कोई धारा नहीं खींचेगा। ऐसे ही जनरेटर को जब आप चलाएंगे तो ये वोल्टेज बनाएगा। अब इससे ले जाकर आप जो है बल्ब यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से बल्ब ऐसे जोड़ देंगे तब ये बल्ब धारा लेने लगेगा। और एक बल्ब जोड़े हैं तो मान लीजिए 1 एम्पियर ले रहा, तो इस जनरेटर से खाली 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अभी आप 100 बल्ब जोड़ दिए तो सब 1-1 एम्पियर लेने लगेंगे तो 100 एम्पियर की धारा बहने लगेगी। इस टाइप से है। तो धारा का बहना अथवा न बहना वो हमारे लोड पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्येक जनरेटर केवल क्या बनाते हैं, विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज का जनन करते हैं। तो आप इस वोल्टेज में बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जनरेटर जो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इसी में जो है अगर हम लोग कम्यूटेटर लगा देंगे तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो एसी अभी तक बन रहा है। अभी तक कौन सा विद्युत वाहक बल बन रहा है, एसी बन रहा है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों दो विपरीत पोल हैं। तो ये धारा भी विपरीत पाएंगे, यानी एक धारा जो है अगर ऐसे बहाएगा तो दूसरा जो है पोल धारा ऐसे चलाएगा। ये धारा ऐसे चल रही है यानी ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, और इधर की धारा ऐसे ऐसे चल रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। यानी दोनों दो पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। एक के कारण धारा अगर धनात्मक चलेगी तो दूसरे के कारण धारा ऋणात्मक चलेगी। धारा का मान बदलेगा क्यों बेटा, तो अभी आपने पढ़ा कि भाई धारा या वोल्टेज का मान बदलता क्यों है। तो जब इस चालक को, किसी भी चालक को ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र में देखे, ये मान लीजिए कि आपने चुंबक लगा दिया, ये आपने चुंबक लगा दिया ऐसे, ये आपने चुंबक लगा दिया, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इसके बीच में आप कोई भी बेटा चालक घुमा रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपने चालक लिया
और इस चालक को आप घुमा रहे हैं, तो घुमाएंगे बेटा तो ये चालक जो है चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। ये चालक क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्सों को काटेगा। तो इसमें फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं ईएमएफ। ईएमएफ ये उत्पन्न होगा -N/d∅/dt वोल्ट से। और डीसी जनरेटर में यही हो जाता है 5ZNP/60A वोल्ट। तो अब बेटा जब इस चालक को हम लोग नचा रहे हैं तो इसका जनन देखिए ना, ये पोल जो है अगर मान लीजिए कि ऐसे धारा बहा रहा है तो ये वाला पोल उसका विपरीत पोल है, साउथ है, विपरीत है, तो ये उल्टे धारा मान लीजिए ऐसे बहा रहा है। ठीक है, तो इसलिए धारा जो है हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव बहती है। और भी पोल हम लोग लगा सकते हैं। दूसर का बेटा तो इन चुंबकों से चलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में घुसेगा और इस तरह से ये चुंबकीय फ्लक्स फाई को हमारा चालक काटेगा। अब जब चालक काटेगा बेटा तो आप देख रहे हैं, अभी आपने पढ़ा बेटा कि कब हमारा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। तो आपने कहा कि जब ये चालक जो है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अथवा आप यूं कहेंगे कि फ्लक्स घनत्व जो B है उसके लंबवत होता है, तो हमारा जो है चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। और जब बेटा वह चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो जाएगा तो कोई फ्लक्स नहीं कटेगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? आप लोगों को उस दिन भी मैंने बताया था कि भाई ऐसे एक चुंबक लगा दिया, इधर नॉर्थ और इधर साउथ लगा दिया, इधर साउथ लगा दिया बेटा, और ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आपका जो है B बन गया और इसमें एक चालक बेटा ऐसे ले लिया, L मीटर लंबा चालक ले लिया, ऐसे L मीटर लंबा चालक ले लिया। ठीक है ना? तो अब इसको जब हम लोग नचाएंगे बेटा तो ये क्या करेगा, इसी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, जिससे इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। अब इसे आप गति करा रहे हैं, मान लीजिए V मीटर प्रति सेकेंड से गति करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? V मीटर प्रति सेकेंड से गति करा रहे हैं। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल बनेगा बेटा वो EMF बराबर हो जाएगा BL और V साइन थीटा। BL V साइन थीटा ये जो है वोल्ट हो जाएगा। इतने वोल्ट का जो है आपका विद्युत वाहक बल बनेगा। इस V का, इस L का और इस V साइन थीटा का गुणा कर। ठीक है ना? अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा ऐसे क्षैतिज मैंने खींचा बेटा, और ये चालक जो है मान लीजिए कि थीटा अंश के चुंबकीय क्षेत्र B से किस कोण पर है? थीटा कोण पर है बेटा, तो cos इज पास। तो V वेग जो है सदिश राशि है, वेग के दो घटक हो जाएंगे, इधर की ओर क्षैतिज घटक हो जाएगा V cos थीटा और ऊर्ध्वाधर वेग हो जाएगा V साइन थीटा। बोलिए ना भाई। ये चालक बेटा हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को गति करा रहे हैं V मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। चालक की लंबाई L मीटर है। तो क्या हुआ कि इस फार्मूले से B का, अगर ये चालक हमारा चुंबकीय क्षेत्र B से, ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है बेटा ये सदिश राशि है, इससे जो है थीटा अंश के कोण पर ही हमारा चालक है, ये थीटा अंश के कोण पर। तो V के दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज वाला घटक V cos थीटा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वाला घटक
v साइन थीटा। तो हमें यहाँ पर जो है v साइन थीटा लिया गया है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर वाला घटक जब ऐसे गति कराएंगे तो सारे फ्लक्स कट जाएंगे। सारी रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की हैं, ठीक है ना बेटा, या फ्लक्स घनत्व की हैं, वो ऐसे गति कराने पर मैक्सिमम हमारा फ्लक्स घनत्व कटेगा, जिससे ये भी कटेगा बेटा, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ का मान अधिकतम होगा। और अगर बेटा हम लोग कोण को और कम कर दें और कम करते जाएं, ठीक है ना, 45 अंश कर दें, फिर 30 अंश कर दें, फिर 15 अंश कर दें, तो ये हमारा जो है चालक अब ऐसे होता जाएगा और एक समय आएगा कि एकदम क्षैतिज। जैसे ही चालक हमारा ऐसे क्षैतिज हो जाएगा, अब देखिए कोई फ्लक्स नहीं कटेगा, कोई जो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र नहीं कटेगा, अतः इस दशा में कोई भी वोल्टेज नहीं। चालक गति कर रहा, मान लीजिए आप ऐसे ऐसे चला रहे हैं या ऐसे ऐसे चला रहे हैं, इधर की ओर ले जा रहे हैं या उल्टे ले आ रहे हैं, तो जब भी चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा या चुंबकीय क्षेत्र के बेटा समांतर गति करेगा, तो उसमें इस फार्मूले से साइन 0 हो जाएगा, कोई कोण नहीं बनेगा, अतः कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। ये बातें हुई थी आप लोगों से कि भाई चालक गति भी कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद है और उसमें चालक को गति करा रहे हैं, फिर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कर, या तो बेटा इस दिशा में अथवा इस दिशा में 180 अंश पर। और इसके अलावा बेटा जब 90 अंश पर, तो 90 अंश वाला घटक ये है, ऊर्ध्वाधर वाला घटक ये है, 90 अंश पर गति करेगा तो साइन 90 का मान सबसे अधिक होता है, 1 होता है, तो उस समय ईएमएफ जो है मैक्सिमम होगा। इसलिए फार्मूले में यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक v साइन थीटा लिया गया। ठीक है भाई। तो अब जो है बेटा 90 पर भी ना होकर अगर 30 पर, 45 पर, 60 पर ऐसे बेटा हमारा चालक गति कर रहा है, तो हमारे वोल्टेज तो बनेगा, लेकिन उसका मान 90 वाले कोण की मान से कुछ न कुछ घट जाएगा और कम होता जाएगा और कम हो जाएगा। साइन 30 का मान ले आएंगे, माने चालक को और ऐसे कर दें तो साइन 30 अंश का कोण बन जाएगा, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 90 वाले से घटकर विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टेज का मान 1/2 गुना हो जाएगा, यानी खट दे आधा हो जाएगा। और जो है जैसे इसको जो है और ऐसे कर देंगे 0, पक्का। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि हमारे वोल्टेज का मान अथवा धारा का मान बेटा इसी चालक के गति करने के कारण बदल रहा, निरंतर बदल रहा है। तो वैसे यहाँ पर भी जब चालक को आप नचाएंगे तो इसका परिमाण, इसमें बनने वाले वोल्टेज का मान समय के साथ साथ, चूंकि वो नाच रहा है तो समय के साथ साथ, अब इसी को अगर ऐसे ऐसे नचावें बेटा, ऐसे ऐसे नचावें, तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ जब ये जो है क्षैतिज होगा तो वोल्टेज का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी एक चक्र में यही हो गया, एक चक्र में 2 बार 0 हो जाएगा। एक बार ऐसे 0 है, फिर ये नाचते हुए ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर 0। और जब बेटा ये चालक ऐसे हो जाएगा तो उस समय पूरा फ्लक्स कट जाएगा, तो उस समय जो है ये मैक्सिमम मान पहुंच जाएगा, यही है अधिकतम। इधर भी है और इधर नीचे भी मैक्सिमम मान पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा बेटा जब वो 90 अंश पर चालक ना होकर जब जो है वो बेटा 60 अंश पर, 80 अंश पर, या फिर जो है 65 अंश पर, या फिर जो है 45 अंश पर, या 40 अंश पर, 30 अंश पर होगा, तो आपने अभी देखा कि उसका मान जो है वोल्टेज का मान पहले की अपेक्षा 90 अंश वाले की अपेक्षा की दशा में कुछ न कुछ कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका मान निरंतर बदलता रहता है और दिशा भी प्रत्यावर्ती धारा की निरंतर बदलती रहती है। अभी इसका डायरेक्शन इधर है, फिर इधर हो गया, फिर ऐसे चलना।
तो यहाँ पर जो है, चलिए, तो इस तरह से हमारा जो है वोल्टेज बनता है बेटा, ये गतिक वोल्टेज है। एक बात और ध्यान से देखिए कि इसे गतिक वोल्टेज कहेंगे। अगर चालक को ऐसे रख दिए हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत तगड़ा कर दिए और चालक को ऐसे रख भी दिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं भी का मान शून्य है, चालक को गति नहीं करा रहे हैं। तो अगर भी का मान शून्य हो जाएगा तब भी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। यानी फैराडे साहब ने यही बात कहा कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को ऐसे गति कराया जाए कि वह चुंबकीय फ्लक्सों को काटे, गति क्षैतिज करा देंगे, गति तो करा रहे हैं लेकिन वो चुंबकीय फ्लक्सों को नहीं काट रहा, तो उन्होंने ये भी शर्त दिया कि ऐसे गति करावें कि वह जो है चुंबकीय फ्लक्सों को काटे, तब उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और जब बेटा मैक्सिमम फ्लक्सों को काटेगा तो मैक्सिमम विद्युत वाहक बल बनेगा, कम फ्लक्सों को काटेगा तो कम बनेगा, और एकदम नहीं काटेगा तो कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, जो कंडीशन आपको यहाँ पर समझा। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के होने के कारण, एक भी चुंबक लगाएंगे, दो पोल होने के कारण एक धारा क्लॉकवाइज तो दूसरा का एंटी क्लॉकवाइज बहाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा अथवा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। पक्का हो गया? अब प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बेटा, तो वो बात अभी आप देखें, यहीं पर आप देखें कि इसके अगर हम लोग बेटा ये आपका बेटा चुंबक हो गया, चलिए ये चुंबक हो गया और इधर भी आपका ये नॉर्थ पोल हो गया, मान लीजिए साउथ पोल हो गया, चुंबकीय फ्लक्स निकल रहे हैं फाई, ठीक है, और या बी की दिशा ये है, इसमें चालक हम लोग बेटा ऐसे घुमा रहे हैं। और ये वाली स्थिति बेटा ऐसे, इससे जो है ऐसे, अब ये घूमेगा बेटा तो ऐसे ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, दिख रहा है ना? तो चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ऐसे। अब इस चालक को बेटा इस पर ये नचा रहे हैं हम लोग, तो ये आपका चालक है और ये इसको हम लोग ऐसे ऐसे नचा रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, इससे आप देखेंगे कि ये कोण अगर थीटा बना दिया, कितना बना दिया? थीटा बना दिया। पहले मान लीजिए कि चालक बेटा ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, इस डायरेक्शन में था। अब चालक को हम लोगों ने घुमा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इधर की ओर घुमा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये थीटा अंश का कोण मान लीजिए कि तय कर लिया। तो अब अगर हम लोग जो है बेटा इस पर जो है मान लीजिए कि ऐसे घूम रहा है, ये वृत्त ऐसे आपका बन गया है, तो ये जो है यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए कि ये ऐसे ये हो गया, और यहाँ से बेटा इसका मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ ऐसे, दूसरी मार्कर ले लीजिए। तो ये लाइन हमने बेटा ऐसे खींच दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से ये चालक जो है बेटा थीटा अंश का कोण बना रहा है, थीटा बराबर ओमेगा टी भी होता है थीटा। अब यहाँ से बेटा अगर हम लोग इस पर लंब डाल दें ऐसे, ऐसे लंब डाल दें, और इधर से इस पर ऐसे लंब डाल दें, ये ऐसे यहाँ से, और तो ये ऊर्ध्वाधर पर बेटा लंब डाल दें, तो अगर इसको बेटा ओ मान लें, ओ बिंदु मान लें, और इस बिंदु को पी मान लें बेटा, और इस बिंदु को आप कोई भी मान लें, यम मान लें, कुछ भी मान लें,
तो अब साइन थीटा, अब ना यहाँ इस पोजीशन में था, ये नाच के इस पोजीशन में आया, तो बेटा ये अपने केंद्र पर कितने अंश का कोण तय किया? थीटा। और थीटा बराबर ओमेगा टी जो होता है, अभी आपको बता रहे हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, कोण ये वेग ओमेगा है, तो हम लोग थीटा बराबर ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। अब इसमें इस मान को बेटा ओपी, ये जो है बेटा ओएम, ओएम जो है अधिकतम मान, ओएम क्या है? विकर्ण। ओएम क्या है? ओएम क्या है? इस त्रिभुज का विकर्ण है, तो ओएम जो है अधिकतम मान हो गया। ओएम क्या हो गया? हाँ, विकर्ण सबसे बड़ा होता है, तो ये हो गया अधिकतम मान। ओएम हो गया अधिकतम मान बेटा। अधिकतम मान को हम लोग कहते हैं वी मैक्स, आई मैक्स कहते हैं ना, क्या कहते हैं? और ओपी, ओपी क्या हो गया बेटा? ताक्षणिक मान। ओपी क्या हो गया? हाँ, लंब डाल दिया बेटा, तो ये मान जो है, ये ओपी वाला जो मान होगा उसे क्या कहेंगे? ताक्षणिक मान। अब देखें, अगर हम लोग इसी में लिखें, इसी त्रिभुज में लिखें बेटा साइन थीटा, तो ले ले हम लोग साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना है? लंब का मान बेटा यही तो लंब है, जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये लंब इतना लंबा है और यहाँ पर इतना वही दिख रहा है, तो लंब है ओपी के बराबर। लंब कितना? ओपी के बराबर है, तो लंब को लिख दिया बेटा ओपी, और बटे कर्ण है हमारा ओ सी, ओ एम। कर्ण कितना? ओ एम। अब अगर बेटा हम लोग ओपी बराबर लिखें बेटा, यहां से पक्षांतर करें तो ओएम का आके इधर गुणा हो गया, बोलिए ना। अगली लाइन में हो गया ओपी बराबर, चलिए ओपी बराबर हो गया ओ एम साइन थीटा। पक्षांतर कर दिया, ओपी बराबर ओ एम गुणे साइन थीटा। अब ओएम क्या है बेटा? ओएम जो है अधिकतम मान। ओएम क्या लिखाया गया? ओएम अधिकतम मान है। और ओपी क्या है? ये वाला, हाँ ये वाला ताक्षणिक मान है। तो ओपी को लिखेंगे, अतः हो गया बेटा, ओपी को लिख देते हैं ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान बराबर हो गया ओ एम बेटा अधिकतम मान, अधिकतम दिख रहा है भाई? हाँ बेटा, अधिकतम मान गुणे साइन थीटा। ये आया? ये आया कि नहीं आया? अब इसी बात को बेटा आप लिखेंगे, ताक्षणिक मान को हम लोग वोल्टेज व धारा, प्रत्यावर्ती राशि कौन कौन है? तो प्रत्यावर्ती राशि बेटा दो हैं। आपको अभी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप वोल्टेज लगाएंगे और उसके बाद लोड डालेंगे, तब धारा बने लगे। तो प्रत्यावर्ती राशि मूल रूप से कौन कौन है? V और I, वोल्टेज व धारा, ये दोनों प्रत्यावर्ती राशि हैं। तो प्रत्यावर्ती अगर वोल्टता का समीकरण लिखें बेटा, तो लिखेंगे ताक्षणिक मान स्मॉल v बराबर, ताक्षणिक मान को स्मॉल v से डिनोट करेंगे, बराबर अधिकतम मान यानी v का अधिकतम मान, तो हो गया v मैक्स, गुणे हो गया बेटा साइन थीटा, और साइन थीटा लिखिए, अथवा थीटा बराबर ओमेगा टी। तो थीटा के जगह पर आप लिख देंगे ओमेगा टी।
तो इस तरह से बेटा प्रत्यावर्ती राशि का सूत्र ये, प्रत्यावर्ती राशि का सूत्र क्या हो गया, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। स्मॉल v क्या बेटा, ताक्षणिक मान है। V मैक्स क्या है, अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, क्रिस्ट मान है, श्रृंग मान है, शिखर मान है, आयाम मान है, उच्चतम मान है, ये सब। और साइन ओमेगा टी, टी समय है, ओमेगा कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। हम लोग जानते हैं कोणीय वेग, चलिए कोणीय वेग देख लीजिए। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है बेटा कोण बटे समय। क्या होता है, जैसे रेखीय वेग बराबर होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। बोलिए ना भाई, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वैसे ही कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर बेटा इस डायरेक्शन से इतना कोण घुमा तो कोणीय विस्थापन हो गया थीटा। तो इस तरह से कोणीय वेग बराबर हो गया कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय बेटा। जैसे साधारण वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो वेग में बेटा अगर कोणीय शब्द जोड़ दिया तो कहेंगे कोणीय वेग बराबर, तो विस्थापन में भी कोणीय शब्द जोड़ दीजिए, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ऐसे ही बेटा अब हो गया अतः ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन कितना है, तो कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका बना थीटा। तो कोणीय विस्थापन लिखेंगे थीटा बटे समय लिखेंगे स्मॉल टी। इसलिए थीटा बराबर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा टी। यही थीटा बराबर जो है ओमेगा टी, यहाँ साइन थीटा है और थीटा के जगह पर रख दिया गया ओमेगा टी। ओमेगा क्या, कोणीय वेग है, और कोणीय वेग का मात्रक क्या हो गया, तो कोणीय विस्थापन को बेटा रेडियन में मापेंगे, किसमें मापेंगे, और बटे समय को सेकेंड में। इस तरह से कोणीय वेग ओमेगा का मात्रक बहुत पूछता है, तो कोणीय वेग ओमेगा का मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है ना। तो और V मैक्स क्या, अधिकतम मान। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे थोड़ा सा, ये बात क्लियर हो गई। तो आप जो है बेटा वोल्टेज को ऐसे व्यक्त करेंगे, ऐसे ही धारा के लिए सूत्र हो जाएगा। धारा सूत्र अगर पूछता है तो धारा सूत्र हो जाएगा, लिखेंगे स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख लेंगे। जहां पर ये कौन सा मान है, स्मॉल आई ताक्षणिक मान है, तात्कालिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है धारा का, और ये धारा का अधिकतम मान है गुणे साइन ओमेगा कोणीय वेग है बेटा। ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन होता है, या स्मॉल एन लिख लीजिए, 2 पाई एन या स्मॉल एन, और एन बराबर 1/t भी होता है। तो बराबर हो गया 2 पाई बाई कैपिटल टी। एन क्या है, स्मॉल, एन जो है आवृत्ति है, और एन बराबर क्या होता है, 1/t आवर्त का। एन बराबर 1/कैपिटल टी होता है, तो एन के जगह पर 1/t। तो कोणीय वेग ओमेगा का मान इतना भी आप लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई एन अथवा 2 पाई बटे कैपिटल टी रेडियन प्रति सेकंड। तो ये स्मॉल टी समय सेकंड। चलिए तो अब जो है आपको मालूम हो गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण हमारी जो धारा है बेटा वो जनित होती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती
धारा। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज या विद्युत वाहक बल यहाँ से देख रहे हैं समय के साथ साथ, अभी और कम करें और ऐसे करें बेटा, तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी नीचे की ओर है और ये लंबवत हमारा चालक हो जाएगा, सारे फ्लक्सों को काटेगा। इस समय जो है मैक्सिमम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब यही ऐसे ऐसे नाचने लगा तो अब वोल्टेज का मान कम होने लगेगा और जैसे ही चालक इन चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, फ्लक्स का कटना बंद हो जाएगा, विद्युत वाहक बल शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऐसे हम लोग जनित कर रहे हैं बेटा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाकर, वो हमारा जो है बेसिकली जो है अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसी को आगे ले जाकर अगर कम्यूटेटर में डाल दिया तो वो डीसी हमें देगा, तब यही जनरेटर जो है डीसी कहलाएगा। और नहीं अगर कम्यूटेटर लगाते हैं तो ये हमें एसी देता है। पक्का हो गया? चलिए, तो एसी की परिभाषा के अनुसार आप लोगों ने जो है वो देखा बेटा, ये अपना समय के साथ साथ मान व दिशा दोनों बदलती रहती। तो हम लोग जो है एसी को ऐसे डिनोट करें बेटा, ऐसे ऐसे। ये एसी का आधा चक्र बेटा ये धनात्मक है, इसे क्या कहेंगे? अर्ध चक्र। ये धनात्मक है, ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने की दिशा में। और आधा चक्र जो है घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चल रहा है। बोलिए ना, ऐसे चल रहा है। ये वाला चक्र ऐसे ऐसे चल रहा है और ये वाला आधा चक्र ऐसे ऐसे चल रहा है। तो आप ये कहेंगे ये एसी हो गई बेटा, तो एसी को आप कहेंगे कि एसी आधा चक्र धनात्मक। ग्राफ में बेटा ऊपर धन होता है और नीचे ऋण होता है, तो ये आधा चक्र धनात्मक और आधा चक्र ऋणात्मक चलती है। दूसरा आप कह सकते हैं कि बेटा ये आधा चक्र जो है क्लॉकवाइज चलती है और आधा चक्र नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना? तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे चलती है। अब आप इस दोनों चक्रों को बेटा एक जगह मिला दें, इस आधे चक्र को ऊपर वाले को ऐसे बेटा इसको, और इसको नीचे वाले को ये ऐसे मिला दें, तो यही एक चक्र बन गया। यही हो गया एक चक्र, जिसे कहेंगे साइकिल। एक साइकिल यही हो गया। यानी अब इसको मैं आपको जोड़ के समझा रहा हूं, आपको ऐसे जोड़ना नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक अब आपका एक चक्र बन गया। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका बना एक चक्र बन गया। आधा धनात्मक और आधा ऋणात्मक जोड़ेंगे तो एक चक्र बनेगा। एक चक्र में धारा का मान दो बार शून्य होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। एक चक्र में धारा या वोल्टेज का मान जैसे ही हमारा बेटा ऐसे नाच कर आएगा जीरो हो जाएगा, और फिर ये नाच के ये सिरा नीचे आएगा और ये सिरा ऊपर गया तो फिर धारा का मान या वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है। तो एक चक्र में दो बार धारा का मान शून्य हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी शून्य। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। आगे धारा यहाँ भी जीरो से, अभी मान लीजिए ऐसे चल रहा है चक्र बेटा, तो यहाँ भी जीरो रहा, ठीक है ना? मध्यमान लाइन पर ये जीरो है। तो अभी हम लोग एक चक्र बनाए, ये एक चक्र ये बनाए बेटा, तो आधा आधा, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, इसी को कहते हैं हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव, मिलकर एक चक्र बन जाता है। इसी को एक साइकिल बोलेंगे। और एक साइकिल में धारा का मान दो बार शून्य होता है, जैसा आप लोगों को बताया बेटा। अब देखिए आगे, यहाँ पर शून्य से देखिए, यहाँ जीरो से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, मान लीजिए यहाँ आ गई 6 एम्पियर। यहाँ कितना आ गया? 6 एम्पियर आ गई बेटा, या वोल्टेज 6 वोल्ट हो गया यहाँ पर। तो ये मान हो गया मैक्सिमम। ये कौन सा मान हो गया? अधिकतम मान हो गया। फिर 6 से घटने लगेगी 5, 4, 3, 2, 1, फिर आ जाएगी 0।
इस तरह से अभी जो चालक को घुमाकर बताए थे बेटा कि वोल्टेज का मान निरंतर जो है बदलता रहता है, वो शून्य से मैक्सिमम तक और फिर मैक्सिमम से 0 तक आता है और दिशा भी बदल रहा है। देखिए ना, अभी ऐसे है, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुआ, फिर यहाँ जाके ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, यहाँ जाके 0 हो गया। तो ये अपना मान जो है और दिशा दोनों निरंतर जो है समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। और ऐसी धारा को अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं बेटा। तो यानी एक तो इसका मान हो गया मैक्सिमम मान, और एक मान हो गया बेटा इसका मध्यमान ले लें तो ये हो गया, मध्य से ले लें तो ये हो गया एवरेज मान। ये कौन सा मान हो गया? औसत मान हो गया। और थोड़ा सा बेटा हल्का सा ऊपर से लेंगे तो ये हो जाएगा आपका RMS मान। कौन सा मान हो जाएगा? RMS मान। ये हो गया मैक्सिमम मान, ये हो गया RMS मान, और ये हो गया औसत मान। तो इस तरह से औसत मान आपको बताया गया बेटा आधे चक्र का लेते हैं। औसत मान कितने, बहुत पूछा है, औसत मान कितने का लेते हैं? हाँ, आधे चक्र का लेते हैं। पूरे चक्र का औसत मान जोड़ेंगे तो 0 हो जाए। पूरे चक्र का औसत मान कितना होता है भाई? खुशी जी, पूरे चक्र का औसत मान कितना होता है? मालूम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो लिखने में बिजी। अभी मैं जबकि सिर पर ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। पूरे चक्र का औसत मान बेटा हाफ पॉजिटिव है हाफ नेगेटिव है, जोड़ के औसत लेंगे 0। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ के 2 से औसत बराबर योग बटे संख्या होती है, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 0। इसलिए औसत मान आधे चक्र का ही लेते हैं। ठीक है ना? बकिया RMS मान, मैक्सिमम मान, ये सब का लेते हैं। RMS मान ही वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर बेटा, एमीटर, एमीटर, ये कौन सी रीडिंग देते हैं? RMS मान देते हैं। और गणना में इन्हीं का प्रयोग होता है। जो आपके घर यूनिट आती है, गणना होती है, या पावर ज्ञात करिए या धारा का मान बताइए परिपथ में, या परिपथ में वोल्टता पात बताइए, वो सारी गणना में कौन सा मान हम लोग ज्ञात करते हैं? RMS। तो हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर बहुत बार पूछा है कि वोल्ट मीटर और एमीटर कौन सा माप देते हैं, मैक्सिमम मान देते हैं कि औसत मान देते हैं कि RMS मान देते हैं? RMS मान को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो ये वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर हमेशा RMS मान देते हैं और गणना में इन्हीं का प्रयोग। और RMS मान को बेटा हम लोग जो है वास्तविक मान, आभासी मान, मापन मान और वर्ग माध्य मूल मान, शार्ट में RMS मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना? तब वोल्टता का लेंगे बेटा, तो वोल्टता को कहेंगे, वोल्टता का RMS मान रहेगा तो चलिए उसको भी RMS कहेंगे, और मैक्सिमम मान रहेगा तो उसे भी मैक्स कहेंगे, औसत मान रहेगा तो भी एवरेज कहेंगे। तो इन तीनों में आपको संबंध बताया गया कि अगर वोल्टता का बेटा है तो कहेंगे भी मैक्स बराबर है करड़ी में 2 गुणे VRMS बराबर है पाई बटे 2 V एवरेज। ये जो है वोल्टता में तीनों में संबंध ज्ञात कर लीजिए। ये वोल्टता में तीनों मानों में ये संबंध है। और बेटा ऐसे ही धारा के लिए लिखेंगे I मैक्स बराबर करड़ी में 2 IRMS बराबर पाई बटे 2 I एवरेज। एवरेज का मतलब औसत। ठीक है ना? तो ये मान आपको बेटा याद रखना है। अब इससे आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे कहा बेटा
कि ताक्षणिक मान क्या होता है, तो आप कहेंगे बेटा किसी क्षण विशेष पर जो धारा अथवा वोल्टता का मान होता है उसे ताक्षणिक मान कहेंगे। जैसे आपसे कह दिया बेटा कि दूसरे सेकंड में धारा का मान बताइए, तीसरे सेकंड में धारा का मान बताइए, चौथे सेकंड में धारा का मान बताइए, पांचवें सेकंड में धारा का मान बताइए, तो आप कहेंगे जो भी पांचवें सेकंड में धारा का मान होगा वो ताक्षणिक मान, वो कुल मान नहीं होगा, वो हाईएस्ट मान नहीं होगा, वो औसत मान नहीं होगा। वो कौन सा मान होगा? किसी समय पर जो धारा आ रही है, किसी समय पर जो वोल्टेज बता रहा है उसे हम कहेंगे ताक्षणिक मान अथवा तात्कालिक मान अथवा इंस्टैंटेनियस। पक्का हो गया? किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसे ताक्षणिक मान अथवा तात्कालिक मान कहते हैं। और तात्कालिक मान के लिए हम लोगों ने फार्मूला लिखा बेटा, सूत्र लिखा कि V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी होता है। इसमें यही जो है तात्कालिक मान, प्रश्न में दे दिया कि इतना कोणीय वेग है और अधिकतम मान इतना है, तो तात्कालिक मान या ताक्षणिक मान वोल्टता का ज्ञात करिए। तो ये फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे स्मॉल भी ताक्षणिक मान या तात्कालिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और बराबर भी मैक्स साइन ओमेगा टी रख देंगे, आंसर रख देंगे। ऐसे ही धारा का ताक्षणिक मान बताइए तो स्मॉल आई बराबर आई मैक्स, अभी जो डिराइव किया बेटा इसमें रख देंगे बेटा, अथवा थीटा रख देंगे। इतने के जगह पर थीटा भी अगर दिया, कोणीय विस्थापन थीटा का मान दिया, ओमेगा टी नहीं दिया, तो इसे रख के ज्ञात कर लेंगे। बकिया इनमें से कोई ज्ञात करना है तो दे दिया मैक्सिमम मान है तो आरएमएस मान बताइए, तो खट दिए लगा देंगे फार्मूला कि हम जानते हैं वी मैक्स बराबर करणी में 2 वी आरएमएस होता है, पक्षांतर करके वी आरएमएस का मान ज्ञात कर लेंगे या एवरेज का मान ज्ञात कर लेंगे। भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये भी आपको तीनों में संबंध बेटा ये है, और ये जो है आपका ताक्षणिक मान का ये संबंध सूत्र। अब उसके बाद जो है बेटा मैक्सिमम जो वोल्टेज या मैक्सिमम जो धारा परिपथ में बहेगी उसे हम अधिकतम मान, मैक्सिमम मान, क्रिस्ट मान, शिखर मान, श्रृंग मान, आयाम मान, हाईएस्ट मान, शीर्ष मान यानी हेड वैल्यू, श्रृंग मान, क्रिस्ट वैल्यू, शिखर मान, पीक वैल्यू, ऐसे बोलेंगे। तो हिंदी में भी बोलेंगे इस मान को इन नामों से भी व्यक्त करें। आरएमएस मान को आपको बताया है कि इसे जो है बेटा मापन मान, वास्तविक मान, आभासी मान, आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर मान, आदि मानों माने आदि नामों से इनको हम लोग जानते हैं और सब जगह गणना में इसी का प्रयोग करते हैं। औसत मान आधे चक्र का लिया जाता है, पूरे चक्र का औसत मान 0 होता है, याद कर लीजिए। चलिए अब जो है ये यही है बेटा वेव फॉर्म। ये किस रूप में चल रही है? ये चल रही है तरंग रूप। ये किस रूप में चल रही है? तरंग रूप में हमारी एसी चलती है। पानी में अगर आप पत्थर मार दें, फेंक दें, तो पत्थर की गतिज ऊर्जा पानी के अणुओं को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे पानी के अणुओं में हलचल पैदा हो जाती है। विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा पैदा हो जाती है। पानी के अणु जो है पत्थर की गतिज ऊर्जा को लेते हैं बेटा और फिर उनमें हलचल पैदा हो गई, विक्षोभ। तो पानी क्या करता है? देखिए ऐसे 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 करता हुआ वो विक्षोभ जो है पत्थर जहाँ फेंके हैं वहाँ से बाहर की ओर फैलता रहता। यहाँ का पानी स्थिर हो गया, अब जहाँ पानी गया वहाँ पानी फिर ऐसे ऐसे करेगा, वहाँ पानी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे 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 चलेगा। ऐसे ही रस्सी में आप मार दीजिए झटका एक सिरा बंद करके, तो ऐसे ऐसे चलने लगता है। उसी को हम लोग तरंग कहते हैं, वेव कहते हैं। तो ये एसी भी
तरंग के रूप में चलती है। और तरंग में आप पढ़े हैं कि आयाम होता है, तरंग में आवृत्ति होती है, तरंग में आवर्तकाल होता है। तरंग जो है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पारेषित करने का एक बड़ा माध्यम, ठीक है ना। जैसे आपका आकाशवाणी कहीं का भी है तो वो बोलता है कि मैं इतने मेगा हर्ट्ज पर अपनी आवृत्ति बताता कि मैं अपना प्रसारण कर रहा हूँ, यानी वहाँ से वो तरंग के रूप में, वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आकाश में, आसमान में, वायुमंडल में अपना प्रसारण जो है वो डालता है, जिसको हमारा मोबाइल या जिसको हमारा जो है बेटा रेडियो या हमारा टीवी जो है वो कैच करता है। जब नहीं कैच करता है तो हम लोग कहते हैं सिग्नल कुछ भी कर, ठीक है ना। हाँ, तो वेव जो है ऊर्जा को ट्रांसमिट करने का एक बहुत बड़ा साधन है। और हम लोग इसी तरह से मोबाइल से एक जगह से बैठे हुए और ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी आवाज़ प्रेषित कर रहे हैं। तो एसी भी ऐसे ही तरंग रूप में चलती है, ठीक है ना भैया। और तरंग में क्या होता है, आवर्तकाल होता है, आयाम होता है, आवृत्ति होती है। तो एक चक्र बेटा यहाँ तक हुआ। अब एक चक्र में बेटा आधा धनात्मक है, आधा ऋणात्मक है। अब धारा का मान कितनी बार शून्य हुआ, तो एक चक्र में धारा या वोल्टेज V या I जो है बेटा कई बार शून्य होता है, 2 बार शून्य हो जाता है। 2 बार शून्य हो गया, यानी बल्ब या पंखा या मोटर जो है बेटा एक चक्र में 2 बार जो है शून्य होता है, लेकिन बल्ब हमें चमकता हुआ दिखता है। मोटर चलती हुई प्रतीत होती रहती है, क्योंकि रुक नहीं पाती है जड़त्व के कारण। जड़त्व का पहला नियम क्या है, जो जिस गति से चल रहा है उसी गति से चलते रहने का प्रयास करता है बेटा, अथवा स्थिर है तो जमकर स्थिर रहने। तो वो गति मोटर कर रही है, रुक नहीं पाती है, तब तक धारा यहाँ 0 हुई, तले खट फिर चालू हो जाती है। चल दूसरा बेटा, यहां से एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल क्या कहते हैं, आवर्तकाल। एक चक्र में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, और कैपिटल T से व्यक्त, ठीक है ना। और आवृत्ति क्या है बेटा, आवृत्ति n है। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति जो है स्मॉल f है अथवा n है बेटा। तो एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, एक सेकेंड में चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। एक सेकेंड में चक्रों की संख्या, तो एक सेकेंड में इंडिया में कितने चक्र बनते हैं, 50। तो एक सेकेंड में इंडिया में एक सेकेंड में कितने चक्र बनते हैं, 50 चक्र बनते हैं। इसलिए F का मान आवृत्ति हो गया 50 चक्र प्रति सेकेंड। इंडिया में जो AC की आवृत्ति है उसकी कितना वैल्यू है, 50 चक्र प्रति सेकेंड। 60 में इसे C/S यानी साइकिल पर सेकेंड, यही चक्र प्रति सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड कहेंगे बेटा। और इसी को बराबर हर्ट्ज। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो आवृत्ति कितनी है, F का मान है 50 हर्ट्ज भैया। 50 चक्र प्रति सेकेंड है, प्लस माइनस 3% अलाउ है, प्लस माइनस। आवृत्ति में बहुत पूछता है 3%, 100 में 3, 50 में 1.5, 100 में 3% का मतलब हो गया 100 में 3, तो 50 में 1.5, यानी 1.5 बढ़ाएंगे तो 51.5 हर्ट्ज, और 1.5 कम करेंगे तो 48.5 हर्ट्ज।
इसी के बीच में रहना चाहिए, 48.5 हर्ट्ज अथवा 51.5 हर्ट्ज। 51.5 हर्ट्ज मैक्सिमम आपका आवृत्ति हो सकती है और 48.5 हर्ट्ज मिनिमम हो सकती है, इसी के बीच में। और 50 है तो सबसे बढ़िया। तो जो हम लोग जनन करते हैं, हमारे जो एसी का जनन इंडिया में है वो 50 चक्र प्रति सेकंड है। यानी ये एक चक्र है बेटा, ऐसा 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 1 सेकंड में 50 चक्र बन जाए। तो 50 चक्र बनने में समय लगता है बराबर 1 सेकंड। इसलिए एक चक्र बनने में समय लगेगा बराबर 1/50 सेकंड। एक चक्र बनने में कितना समय लगेगा? बराबर 0.02 सेकंड में। एक चक्र बनने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो इंडिया में जो आवर्त काल बहुत पूछता है बेटा, आवर्त काल का मतलब एक चक्र बनने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। और इंडिया में जो एसी का आवर्त काल है वो 1/50 सेकंड है अथवा 0.02 सेकंड। ये जान लीजिए, ये है 1/50 अथवा 0.02 सेकंड। बहुत पूछता है तो ये भी जान लीजिए। चलिए बेटा, तो हम लोग जो है ये सारे मान हम लोग जो है एक दूसरे को जान गए। तो अब जो है लिखा नहीं रहे हैं आपको, आप ऑलरेडी जो लिखे पड़े हैं। तो सब मैक्सिमम मान जान गए, आरएमएस मान जान गए, एवरेज मान जान गए, सबकी बातें होंगी। आरएमएस मान को बेटा और समझा देते हैं। जैसे इसका मान बेटा है आप +5 करेंगे और इसका भी मान उतने होगा, लेकिन ऋणात्मक है तो -5 होगा। तो जो आरएमएस मान है बेटा, आरएमएस मान है, आरएमएस मान को ही हम लोग कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। मूल मतलब वर्गमूल, मूल का मतलब तो 5 पूरे चक्र का लेना है। हम लोग इसीलिए ना अधिकतम मान लेते हैं ना औसत मान। औसत मान आधे चक्र का है, जबकि आरएमएस मान पूरे चक्र का होगा बेटा। तो आरएमएस मान जब लेंगे किसी भी चीज का, मान लीजिए +5 का पहले वर्ग कर दीजिए, तो +5 का वर्ग भी 25 हो जाएगा और -5 का भी वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कर दिया तब भी बराबर 25 हो गया, -5 का वर्ग किया तब भी ये बराबर 25 हो गया। दोनों धन में कन्वर्ट हो गए वर्ग करने। और फिर बेटा इनका मध्यमान लिया, तो मध्यमान बराबर माध्य माने औसत लिया, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इनका मध्यमान ले लिया तो 25 धन 25/2 बराबर आ गया 50/2 बराबर 25 आ गया। अब देखिए प्लस और माइनस बन गया 25। अब 25 का फिर वर्गमूल ले लें, तो 25 का वर्गमूल ले लेंगे तो बराबर 5 आ जाएगा। तो इसलिए धारा या वोल्टेज हमारा 5 इधर बता रहा था, 5 इधर मान लीजिए बता रहा है। तो इस तरह से हम देखिए वही मान प्राप्त करने के लिए हम लोग पूरे चक्र का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं और फिर माध्य उसका औसत ज्ञात कर लेते हैं, फिर वर्गमूल ले लेते हैं। तो पूरे चक्र का हमें आरएमएस मान या वर्ग माध्य मूल मान हमें प्राप्त होगा। क्लियर है ना? और यही गणना में प्रयोग भी किया जाता है। तो चलिए इस क्लास को यही सस्पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।